नमस्कार, आपका स्वागत है मनी गुरु में। आज इस पर्सनल फाइनेंस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे लोन मार्केट पर। और आज कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई स्टूडियो में। आज लोन सेंट्रिक प्रश्नों पर राय करने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बलवंत जैन साहब मौजूद हैं, जो कि अपना पैसा को रिप्रेजेंट करते हैं। नमस्कार, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए बलवंत साहब। और साथ ही अभिषेक द्विवेदी साहब रहेंगे बैंक बाजार से। गुड इवनिंग, आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया अभिषेक साहब। और आइए हम जो प्रश्नों का सिलसिला है उसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं लोन मार्केट पे, ये पहली क्वेरी मध्य प्रदेश से है, राजेश जी की तरफ से है। स्क्रीन पर इसको चेक करते हैं। इन्होंने स्पेसिफिकली जो इनकी तरफ से सवाल है ये जानना चाहा कि ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इसमें इनकी जो इनफैक्ट रिक्वायरमेंट है, उन्होंने बताया जिस प्रॉपर्टी के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं होम लोन के लिए, उस फ्लैट की कॉस्ट 20 लाख से कम है। और इन्होंने अपनी इनकम लेवल्स बताए हैं। इन्होंने बताया खुद बिजनेस में है, 90,000 पर मंथ की इनकी इनकम है। आई स्क्रीन पर इनका प्रश्न एक बार चेक करते हैं और फिर इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसमें दो पहलू अगर हम अभिषेक साहब आपसे शुरुआत कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फ्लैट की कॉस्ट जो ये बता रहे हैं प्रॉपर्टी की, वो 20 लाख से कम है। और अगर हम इनके इनकम लेवल्स को देखें तो आपको लगता है जो ये फाइनेंसिंग के ऑप्शंस तलाश रहे हैं वो 85-90% तक प्रॉपर्टी फाइनेंसिंग संभव दिख रही है इनके केस में, अगर बाकी पैरामीटर्स ठीक हैं तो? जी हाँ, बिल्कुल 80-85% इनको मिल सकता है अगर सारे पैरामीटर्स ठीक हो तो। और जैसा कि आपने बताया कि इनकम ऑलरेडी काफ़ी है और मैं भी अज्यूम कर रहा हूँ कि शायद इनका कोई बड़ा होम लोन या फिर कोई ऐसा लोन नहीं चल रहा होगा जहाँ पर इनकी काफ़ी हेवी EMI जा रही होगी। तो उस केस में डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर इनका कोई बड़ी EMI अभी नहीं जा रही है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है, जो भी उन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया या फिर कोई भी लोन लिया है पास्ट में, तो इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राइट, बलवंत साहब इसमें बता सकें, क्योंकि उन्होंने बताया जो इनकी इनकम है वो बिजनेस इनकम है, मतलब फिक्स नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव इनके अकॉर्डिंगली जैसे और रहते भी हैं। तो इन दैट केस क्या जो इनका बैंक स्टेटमेंट है या अगर जो इन्होंने रिटर्न्स फाइल की हैं बैंक्स, क्या उस आधार पर, रिटर्न्स के आधार पर वो इनको लोन देने में कंफर्टेबल रहेंगे जितनी इनकी आय है और जो ये शो कर सकें? इन्होंने अपनी पर मंथ इनकम इनफैक्ट मेंशन की है, लेकिन रिटर्न्स बैंक्स उसको देखकर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे? ऐसा सौरभ जी कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी इनकम क्या है। अभी उन्होंने बोल दिया कि 90,000 रुपया मेरी इनकम है, पर वो प्रूव अगर आप इनकम टैक्स के रिटर्न से कर सकते हैं या फिर आपका इनकम टैक्स के रिटर्न के हिसाब से जितनी इनकम है, जितनी आपकी सालाना इनकम है, उसका 4 से 4.5 गुने तक इनका लोन आराम से मिल जाएगा। और जैसा अभिषेक ने बताया कि इनका कोई एग्जिस्टिंग लोन नहीं होना चाहिए, नहीं तो अकॉर्डिंगली इनकी जो लोन एलिजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इनको 90% तक का लोन मिल सकता है। इसके अलावा जैसे RBI की जो रिसेंट इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का पैसा है वो उनको खुद को अपने जेब में से भरना पड़ेगा। और इसके अलावा एक बात और देखने लायक है कि ये भले ही वैल्यू उसकी प्रॉपर्टी की 20 लाख रख रहे हैं, परंतु बैंक अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली वैल्यूएशन करवाएगा और जो बैंक का जो वैल्यूएशन आएगा उसके हिसाब से उनकी एलिजिबिलिटी बनेगी। पर जो 20 लाख तक बैंक नॉर्मली 90% तक का लोन देती है प्रॉपर्टी का। राइट, एंड इसके ऊपर की प्रॉपर्टी पर बाकी बलवंत साहब बाकी व्यूअर्स के लिए 80% तक अगर बाकी पैरामीटर्स ठीक हों तो फाइनेंसिंग संभव रहती है अगर 20 लाख प्लस की प्रॉपर्टी है इन दैट केस? नहीं, ये जो 20 लाख जो फिगर है वो लोन फिगर है। तो अगर आपका लोन का फिगर अगर 20 लाख तक का है तो आपकी प्रॉपर्टी का 90% वैल्यू तक मिलेगा। और अगर लोन की अमाउंट आपकी 20 लाख से अगर ज्यादा जाती है तो मैंने जैसे बताया कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80% आपको लोन मिलेगा। जी, आइए हम अगला प्रश्न शामिल करते हैं दिल्ली से। ये दीपक साहब की तरफ से है। ये प्रश्न इन्होंने जो चेक करना चाहा क्रेडिट कार्ड सेंट्रिक है, तो स्क्रीन पर आइए इसको लेते हैं। इनकी तरफ से ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड अगर कहीं मिसप्लेस हो जाता है या इनफैक्ट उसका कुछ मिसयूज हो जाता है उसके बाद, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो रहता है वो किस तरह से वर्क करेगा, उसकी कैसे लायबिलिटी रहेगी? इससे सेंट्रिक इनका ये प्रश्न है दीपक साहब का। अभिषेक साहब, अगर कुछ ऐसा होता है, मतलब अगर कहीं ये मिसप्लेस हो गया, कहीं कुछ प्रॉब्लम है क्रेडिट कार्ड में, तो क्यों ना ये सबसे पहले वो नौबती ना लेने कि वो मिसयूज हो, उसको इमीडिएटली क्या ब्लॉक करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नहीं मूव करना चाहिए ताकि वो मिसयूज हो ही ना सके? जी हाँ, बिल्कुल इनको करना चाहिए। जैसे किसी को लगे कि क्रेडिट कार्ड इन्होंने ये लोकेट नहीं कर पा रहे हैं और इनका लॉस्ट हो गया है, सबसे पहले इनको कॉल सेंटर में फ़ोन करके इसको ब्लॉक करा देना चाहिए। और टिपिकली मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स में ऐसा रूल होता है कि अगर आप विदिन 24 आवर्स अगर आप उसको ब्लॉक कर दे रहे हो तो जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसमें आप सेफ हो, तो उसमें टिपिकली बैंक आपको चार्ज नहीं करती है। लेकिन अगेन आपको हर एक क्रेडिट कार्ड का डिफरेंट उसमें नॉर्म्स होते हैं। जैसे कुछ क्रेडिट कार्ड जो काफ़ी हाई रेंज के होते हैं उसमें बैंक काफ़ी
हेवी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है आपको कि अगर आपको टिल 1 लाख टिल 2 लाख अगर मिसयूज हो भी जाए अगर आफ्टर 24 आवर्स तो भी बैंक आपको वो आपसे चार्ज नहीं करेगी क्योंकि वो इंश्योरेंस वो कंपनी से क्लेम कर लेगी। तो डिपेंड करता है ऑब्वियसली कार्ड के ऊपर भी, बट वन इज जब भी आप इनका कार्ड है ये पता करेंगे क्या उसके नॉर्म्स हैं, और दूसरी बात कि जब भी इनका कार्ड लॉस्ट हो सबसे पहले डेफिनेटली ये कॉल सेंटर को फोन करके इस कार्ड को ब्लॉक कर दें। राइट बलवंत साहब, वहीं अगर हम डेबिट कार्ड स्पेस में देखें, अभी जो पिछले दिनों हमने देखा है कि आपको ट्रांजैक्शंस में पिन भी मेंशन करना है, लगता है आपको एक वो अच्छा एक वेलकम मूव है, क्योंकि उसमें कई बार होता था अगर मिसप्लेस होता था और मिसयूज हो जाता था तब ब्लॉक होता था तो इंडिविजुअल के लिए काफ़ी वो उसमें महंगा पड़ता था। मतलब वो एक काफ़ी एक वेलकम मूव है। आपको लगता है हम डेबिट कार्ड के फ्रंट पर आपसे व्यू चाह रहे हैं बलवंत साहब? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि ये तो एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर लगा दी है, तो जितनी सिक्योरिटी लेयर होगी उतना कंज्यूमर के लिए फायदेमंद ही है। तो जैसे अगर उनको जो एटीएम अगर कार्ड भी गुम गया, डेबिट कार्ड किसी का गुम गया, परंतु कार्ड गुमना और उसके जो जिसको कार्ड मिलता है उसके हाथ में उसका एटीएम पिन आना, दोनों तो साथ में नहीं हो सकता। और आपको जब भी डेबिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो आपको एटीएम की जो पिन है वो भी की इन करनी पड़ेगी। तो जो फ्रॉड्स वगैरह एटीएम के होते थे वो मेरे को लगता है बहुत कम हो जाएंगे। मतलब एक बंद तो एकदम से आप कर नहीं सकते कुछ भी, पर एकदम कम हो जाएंगे। राइट इसी प्रश्न में अभिषेक साहब इन्होंने एक और एडिशनल एक पॉइंट मेंशन किया है, उस पर भी राय चाह रहे हैं। इन्होंने जानना चाहा कि अगर इंडिविजुअल कोई यूज़ करता है, कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और समहाउ उसके बाद कुछ इंडिविजुअल के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इन दैट केस फिर जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और अगर वो इंडिविजुअल नहीं रहता तो इन दैट केस क्या लीगल है उसके लिए लाइबल है देने के लिए, या इनफैक्ट वो इंडिविजुअल तक ही सीमित होता है? देखिए ऐसा है कि अगर ये कवर नहीं है बैंक के नॉर्म्स के में, जब उन्होंने कार्ड लिया था, जब उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन पर साइन किया था, अगर इसे नॉर्म्स के अंदर नहीं आता है तब ये काफ़ी मुश्किल होगा इनको कि बैंक विथस्टैंड करे। मेरे ख्याल से उस केस में इनको पे करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर ये नॉर्म्स के अंदर है कि विदिन 24 आवर्स अगर आप हॉटलिस्ट कराए तो हॉटलिस्ट बेसिकली उसको बोलते हैं कि अगर आपने काउंटर फोन किया और बोला कि मेरा कार्ड लूज हो गया है, लॉस्ट हो गया है, तो उस केस में इनको नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नॉर्म्स के अंदर नहीं आ रहा है तो शायद इनको उस केस में पे करना पड़ सकता है। राइट आइए अब हम अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ये जम्मू से है, इमरान साहब इस समय लाइन पर है और इनका प्रश्न है प्लॉट सेंट्रिक। इमरान साहब बताइए, आपने मेंशन किया है कि आप प्लॉट लोन के लिए मूव करना चाह रहे हैं, कि आप केवल प्लॉट लेने के लिए आपको लोन चाहिए या उस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन भी करनी है? क्या प्लान है पूरा बताएंगे प्लीज, क्या योजना है आपकी? एक्चुअली मेरे पास एक प्लॉट है ऑलरेडी। ओके। और उसकी मार्केट वैल्यू नियर अबाउट 40 लाख है जी। और मेरी ईयरली इनकम 6 लाख रुपए है। आप उस पर खुद कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्शन आप करना चाहते हैं? हाँ, सेल्फ कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं उस पर। आपका सैलरी अकाउंट कहाँ पर है? SBI में है, अलवर राजस्थान। ओके। और आप कितने समय से आप जॉब में है? मुझे हो गए 10 ईयर्स हो गए। कोई लोन रनिंग है आपका? नहीं, लोन कोई नहीं है मेरा। आपने बैंक से संपर्क किया? नहीं, फिलहाल मैंने बैंक संपर्क नहीं किया है। तो मैं जानना चाह रहा था कि मुझे 15 लाख रुपए लोन चाहिए, तो 15 लाख तक मुझे मिल सकता है लोन? आपको इस पर राय दिलाते हैं। बलवंत साहब एक तरफ ये बता रहे हैं जो प्लॉट की कॉस्ट है, इन्होंने बताया इनकी सैलरी जिस तरह से है, लेकिन जहाँ तक सेल्फ कंस्ट्रक्शन की बात है उसमें विकल्प थोड़े लिमिटेड होते हैं। आप इनको कैसे एडवाइस करेंगे, इसको लेकर ये कैसे मूव कर सकते हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि उनको जो सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाहिए तो उसमें सब लेंडर इतने कंफर्टेबल नहीं है, पर जैसे जो लीडिंग बैंकर्स है HDFC और ICICI बैंक है वो देते हैं। और जहाँ तक एलिजिबिलिटी का प्रश्न है, इनकी 6 लाख की इनकम है और उनको लोन तो 15 लाख का ही चाहिए, तो वैसे एलिजिबिलिटी के हिसाब से तो इनको 28 से 30 लाख तक का लोन मिल सकता है। और जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी अगर देखें तो जैसे ये 40 लाख का तो प्लॉट का ही कीमत है, तो 80% गिने तो इनको जो 15 लाख का लोन है वो आसानी से मिल जाएगा। और चूंकि इनका बैंक जो सैलरी है वो भी स्टेट बैंक में आती है, तो और स्टेट बैंक की रेट भी बढ़िया है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि वो स्टेट बैंक को अप्रोच करे और स्टेट बैंक का जो मैक्स गेन प्रोडक्ट है वो अवेल करे। तो उसमें अगर उनका सरप्लस पैसा वगैरह भी कभी रहेगा तो वो बैंक में रख सकते हैं, उस सीमा तक उनका ब्याज कम लग जाएगा होम लोन का। अभिषेक साहब आप ये बता सकें, क्योंकि हमने वैसे देखा है प्लॉट लोन्स में जब कंपोजिट लोन के लिए आप मूव करते हैं तो एक टाइम बाउंड मैनर में कई बैंक्स की उसमें जिस तरह से क्लॉज होता है कि आपको कंस्ट्रक्शन भी करनी है। अब इनके पास ऑलरेडी प्लॉट है लेकिन ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, अगर ये लोन अवेल करते हैं तो क्या उसमें भी कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? क्या कुछ बैंक्स ऐसा ऑफर करते हैं कि आपने अगर इस पर्पस के लिए आपने लोन अवेल किया है
तो आप फिर उस समयबद्ध तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन करें। क्या आप इस तरफ इनको ध्यान देना चाहिए? जी हाँ, कुछ बैंक्स एक्चुअली इस पे भी नॉर्म्स रखते हैं और टिपिकली जो रेंज देते हैं वो आपको अप टू 5 इयर्स का देते हैं। कुछ केस में जैसे कि मान लीजिए इनको प्लॉट जो मिला है वो प्लॉट अगर इनको अथॉरिटी से मिला है और वहाँ पर इनको ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो कुछ केस में वो डिविएशन भी लेते हैं, लेकिन टिपिकली बैंक्स होते हैं जो एक उस पर टाइम बाउंड रखना चाहते हैं। राइट। बलवंत साहब, ब्रेक के लिए रुके, आप ये भी बता सकें इसमें टैक्स रिबेट इनफैक्ट किस तरह से वर्क करेगी? जो होम लोन में जनरली ATC 24B का इंडिविजुअल्स क्लेम कर सकते हैं, प्लॉट के लिए अगर लोन के लिए मूव कर रहे हैं इनफैक्ट सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए, तो फिर कैसे वो वर्क करता है? अब देखिए, प्योर प्लॉट के लिए तो इनकम टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं है, पर मेरे हिसाब से प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो जो प्लॉट की कॉस्ट है उस पर भी इनको ATC का और 24B का, ATC का तो प्लॉट के लिए मिलेगा नहीं क्योंकि प्लॉट का उन्होंने पेमेंट कर दिया, पर जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट का है उनको जो ATC का और 24B का दोनों का इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा। और अगर वो उसी घर में रहते हैं तो इंटरेस्ट की जो लिमिट है वो 1.5 लाख की है, और अगर ये किराए पे अगर दे देते हैं उस मकान को तो जितना इंटरेस्ट चुकाते हैं उतना पूरा का पूरा उनको डिडक्शन मिल जाएगा। परंतु जब तक कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता है तब तक जो ब्याज चुकाते हैं उसका उनको इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर वो जब से जिस साल में कंस्ट्रक्शन पूरा होता है उस साल से 1/5 बाकी वाले इंटरेस्ट में जोड़ के इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते हैं। जी इमरान साहब, तो हम उम्मीद करते हैं आपको इस प्रश्न का जो आपने भेजा विस्तार पूर्वक रिप्लाई मिला है। ये एक टैक्स फ्रंट पे भी आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव जिस तरह से आपके समक्ष रखा गया है, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बातचीत आज हो रही है लोन मार्केट पर। जब हम लौट कर आते हैं कुछ और पहलू हैं जिनको हम छुएंगे, कई और प्रश्न हैं जिनको हम शामिल करेंगे। तो होम लोन में एलिजिबिलिटी इनफैक्ट किस तरह से वर्क करेगी इसका हम जायजा लेंगे। को एप्लीकेंट्स अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो कैसे किन किन कैटेगरीज में फॉल करता है, और कुछ ITR सेंट्रिक कुछ इश्यूज़ भी हैं जिसमें उन्होंने फाइल नहीं किया और आगे मूव करना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस कैसे आप अवेल कर सकते हैं इसका भी जायजा लेंगे। हम बस जल्दी लौट कर आते हैं। आज बातचीत हो रही है लोन मार्केट पर। वेलकम बैक। आज बातचीत हो रही है लोन मार्केट पर। आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से बलवंत जैन साहब, और बैंक बाजार से हैं अभिषेक द्विवेदी जी। तो आज दो मेहमान कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ। आइए हम जो प्रश्नों का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आइए हम शामिल करते हैं। अगला सवाल ये राजस्थान से है, सिराज साहब की तरफ से है, और इनकी तरफ से जो सवाल है इन्होंने एग्जैक्टली चेक करना चाहा कि इनको कार लोन की रिक्वायरमेंट है, और ये है डिटेल्स। इन्होंने मेंशन किया इनका जो बिजनेस है वो नेपाल बेस्ड है, लेकिन ये खुद जो इनका होम टाउन है ये राजस्थान में है। ये बता रहे हैं कि जो इनको इनकम हो रही है वो इंडिया से नहीं हो रही है। अब वहाँ से जो इनकी बिजनेस इनकम है उसी के बेसिस पर ये कार लोन के लिए आगे मूव करना चाहते हैं। इसमें अभिषेक साहब, आप पहले अगर हम इस प्रश्न को अगर हम ठीक से समझ रहे हैं तो आप इनको ये बता सकें कि अगर इनकम बेशक यहाँ से बता रहे हैं नहीं है, लेकिन अगर ये अपना जो बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए अगर कुछ बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, या ऑल टुगेदर क्योंकि यहाँ पर इनकम हो ही नहीं रही है तो इनके लिए आगे थोड़ा चांसेस टफ हैं? देखिए, इंडिया में फ़िलहाल तो अभी मुश्किल है। NRI को होम लोन तो ऑब्वियसली काफ़ी वेलकम होता है यहाँ पर, लेकिन कार लोन के लिए अभी भी थोड़ा सा बैंक्स की पॉलिसी उतनी फ्लेक्सिबल है नहीं। तो यहाँ पर अगर आपको कार लोन लेना है तो आपको सम सॉर्ट ऑफ इनकम यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, तो शायद इनके लिए मुश्किल होगा अभी यहाँ पर कार लोन लेना। क्या बलवंत साहब ऐसा कर सकते हैं, कोई अपने फैमिली मेम्बर या इनफैक्ट जो जॉइंट लोन की कैटेगरी में फॉल होते हैं, क्या ऐसा जॉइंटली क्या मूव कर सकते हैं कार लोन में? क्या वो पॉसिबल है? मतलब किसी के साथ ये आगे मूव करें और इनफैक्ट अगर इनके कुछ बैंक स्टेटमेंट्स ये दिखा सकें, क्या वो पॉसिबल है? कैसे आप इनको एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए सौरभ जी, मेरी जानकारी के हिसाब से 3 बैंक्स हैं वो कार लोन NRI को भी देते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर है, फेडरल बैंक है और स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक की तो स्पेशल स्कीम है जिसके तहत वो NRI को लोन देते हैं। NRI गारंटर बनता है और उनके कोई जो फैमिली मेंबर है उनके नाम से वो कार खरीदी जाती है और उसकी सर्विसिंग है वो NRI कर सकता है। तो अगर मेरा सुझाव रहेगा कि ये कोई भी स्टेट बैंक के ब्रांच को अप्रोच करे तो
इनकी खुद की भी इनकम बता सकते हो और जिसके नाम से गाड़ी आप खरीद रहे हैं, इनके जो रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है इंडिया के, वो दोनों की इनकम बता के तो मिल सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कार लोन मिलेगी नॉन रेसिडेंट को, परंतु आपको कोई ना कोई वाया मीडिया निकालना पड़ेगा। जैसे स्टेट बैंक के केस में आपको कोई रेसिडेंट इंडियन को ऑनर करना बनाना पड़ेगा, गाड़ी उनके नाम से खरीदनी पड़ेगी, पर ये नॉन रेसिडेंट उस गाड़ी का लोन की सर्विसिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपके आय के आधार पर भी मतलब वो इस पर भी नजर रख सकते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ऑल द बेस्ट, आप आगे बढ़ें, जो फीडबैक मिलता है आप शेयर भी करें, हम इंतजार करेंगे। अगला प्रश्न ग्वालियर से है और ये जगदीश साहब की तरफ से है। आप लाइन पर हैं जगदीश साहब, आइए इनसे बात करते हैं। आप अपने प्रश्न में मेंशन कर रहे हैं आप 2 BHK के लिए लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपका रेसिडेंस और जहां आप जॉब कर रहे हैं आपने मेंशन किया वो ग्वालियर में है और आप भोपाल में प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं। तो इसमें आप इनफैक्ट बैंक भी आप अपना जीरो इन कर चुके हैं जिस बैंक से आपको लेना है, तो फिर आप क्या चेक करना चाहते हैं, प्लीज बताइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं भोपाल से मुझे होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर ग्वालियर से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी भोपाल में है लेकिन मेरा रेजिडेंस और मेरा जॉब ग्वालियर में है। ओके, लेकिन इस पर हम आपको बताते हैं अभिषेक साहब, ये क्या मैटर करता है या इनफैक्ट ये मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल ब्रांच के तो कस्टमर नहीं, मतलब ये उस बैंक में इन्होंने जो चूज़ किया उसके साथ मूव करना चाह रहे हैं और जहां से इनको ज़्यादा कन्वीनियंट है ये मूव कर सकते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज तो नहीं? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला। इनको एज ए कस्टमर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैंक में थोड़े से प्रोसेस ज़्यादा जाते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली ये जिस शहर में भी रह रहे हैं वहाँ की ब्रांच को अप्रोच करें, उनको सारी डिटेल्स दें। तो टिपिकली अंदर क्या होता है कि जो वहाँ की लोकल ब्रांच है वो दूसरी ब्रांच में जहाँ पर प्रॉपर्टी है वहाँ से कोऑर्डिनेट करते हैं पेपर्स के मामले में या जो भी दस्तावेज होते हैं, लेकिन इनको खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन वैसे इनको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ये डेफिनेटली अपने लोकल ब्रांच को अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ से ये प्रोसेस करा सकते हैं। क्योंकि ये सिटी डिफरेंट और जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं दूसरी जगह, तो प्रोसेसिंग में मतलब आपको लगता है थोड़ा सा टाइम जो है वो थोड़ा एडिशनल लग सकता है, लेकिन अदरवाइज कुछ ऐसे इश्यूज नहीं होंगे। बलवंत साहब, आप बता सकें क्या फैक्टर्स और देखा जाए, मतलब इन्होंने जैसे बैंक तो ये बता ही रहे हैं, अब उस बैंक में भी जब ये मूव करें तो क्या कुछ चेक कर लें आगे मूव करते समय, क्या चेकलिस्ट होगी? नहीं, देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो बैंक आप सेलेक्ट करते हैं तभी आप ये देख लीजिए कि उसकी ब्रांच दोनों जगह पे है, जब जहाँ आप रह रहे हैं और जहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको जो लोन की सर्विसिंग वगैरह या लॉजिस्टिक्स वगैरह है उसकी सहूलियत होगी। बाकी जो अभिषेक ने बताया कि आपको थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो तो नेचुरल है क्योंकि दोनों ब्रांचेज को भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा। वैल्यूएशन से रिलेटेड है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है, डिसबर्समेंट से रिलेटेड है। परंतु लोन, मेरा सुझाव रहेगा कि ये ग्वालियर में रह रहे हैं तो उनको ग्वालियर में ही एप्लीकेशन करनी चाहिए। राइट, ये आपके लिए आया। अगला प्रश्न अब हम लेते हैं। ये प्रश्न विजय साहब का है और इन्होंने मेंशन किया है कि ये कंसल्टेंसी करते हैं, मतलब ऑन रोल नहीं है किसी कंपनी के, लेकिन जो इनको आय हो रही है वो भी ये बता रहे हैं कैश में है। अब उसमें ये अब लोन देना चाह रहे हैं, इसमें अब बताएं अभिषेक साहब, लेंडर्स कितना कंफर्ट फील करेंगे? एक तो रेगुलर इनकम नहीं है एंड मोर ओवर वो भी कैश में है। जो है आप लाइन पर हैं इस समय विजय साहब, इनसे हम जब तक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होता है, तो अभिषेक साहब का इनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, मतलब इन दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हुए कंसल्टेंसी एंड मोर ओवर फिर साथ में वो कैश का जो मेंशन कर रहे हैं। ये ITR फाइल करते हैं क्या? इनके पास ITRs होंगी जो इनकम्स की? इनसे हम कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करके पूछना चाह रहे हैं। विजय साहब, आप बताइए, आपने जो मेंशन किया आप ITRs फाइल करते हैं, मतलब आपको बेशक ये जो आप बता रहे हैं आय जो हो रही है कैश में है, लेकिन आप इसको बैंक स्टेटमेंट्स में दिखा सकते हैं या ITR के जरिए दिखा सकते हैं? आप लाइन पर हैं? समहाउ इनसे प्रॉपर्ली स्टैब्लिश नहीं हुआ है अभी जो कॉन्टैक्ट है, लेकिन फिर भी अभिषेक साहब ये कैसे इनके लिए, अगर हम बात इस इन लाइन्स पर देखें कि इन्होंने मेंशन किया कि ITR भी जो हम देख रहे हैं हेड में कि ITR के बिना ही ये आगे मूव करना चाह रहे हैं, तो ये थोड़ा क्या मतलब टफ होता है इन दैट केस? क्योंकि आप फिर उसको बैंक को कैसे कन्विंस करेंगे और कैसे दिखाएंगे कि आप इतनी आपकी इनकम है और इतनी रीपेइंग कैपेसिटी है, तो मुश्किल हो सकता है इनके लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए क्या होती है, टिपिकली इनकम 3 सोर्स बैंक से करती है, एक कैश का, एक चेक का, एक डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू योर बैंक अकाउंट। डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट मोस्ट प्रेफर्ड होता है क्योंकि वो सबसे सेफ होता है, रिकॉर्ड है उसका, मंथ एंड मंथ सैलरी आ रही है या जो भी आ रहा है। दूसरा आपका हुआ वाया चेक। वाया चेक भी एक
रिलेटिवली सेफर ट्रांजेक्शन होता है, क्योंकि आप चेक को शो हो रहा है, आप उसको ट्रेस कर सकते हो कि पैसा कहाँ से आ रहा है। कैश हमेशा बैंक्स टिपिकली इंटरटेन उतना ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें एक रिस्क एलिमेंट होता है, मच हायर रहता है, और इसकी ट्रेसेबिलिटी होती है उतनी अच्छी नहीं होती है। तो डेफिनेटली बैंक के लिए उतना प्रेफरेबल नहीं है। आपने बताया इनके पास ITR भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से इस केस में इनके पास ऐसा काफ़ी ऐसी चीज़ है नहीं कि जो प्रूव कर सके बैंक को कि हाँ ठीक है मेरी इनकम इतनी आ रही है और इसका ये प्रूफ है। तो डेफिनेटली इनको काफ़ी मुश्किल होगा इस केस में। बलवंत साहब, फाइनल कमेंट आप बता सकें, अगर ये बैंक स्टेटमेंट के थ्रू ये बैंक को बता सकते हैं कि इतनी आय हो रही है जो ये मेंशन कर रहे हैं, लेकिन वो कैश में है, या एम्प्लॉयर से कुछ प्रूफ लेकर दे सकते हैं, मतलब जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट पर है उस कंपनी की ओर से, क्या कुछ पॉसिबिलिटी है या इसमें काफ़ी ज़्यादा या तो बाप दिखा या श्राद्ध कर, तो या तो आप ITR का फॉर्म दिखाओ, ITR का फॉर्म नहीं दिखा सकते तो कोई भी तरीके से आप अपनी इनकम सब्सटेंशिएट करो। अगर आप दोनों नहीं कर सकते तो आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। जी, तो इतना ही समय था। आप दोनों का ही शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने व्यू शेयर करने के लिए। बैंक बाजार से अभिषेक द्विवेदी, थैंक यू। अपना पैसा से बलवंत जैन साहब, आपका भी शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हाजिर होंगे तो बातचीत होगी इंश्योरेंस पर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।